हाउ इंडिया कैन बी ए ग्लोबल टेक लीडर। आज इसके बारे में समझते हैं। समझेंगे कि ग्लोबली इंडिया टेक लीडर कैसे बन सकता है, हम लोग कौन से पोजीशन में हैं अभी, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं और उसको ओवरकम के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी है क्या। अगर मैं बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज में इसको बोलूं तो टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर या फिजिकल हार्डवेयर, कुछ भी चीज हो जो हम लोग बनाएं या कोई भी कंट्री बनाए, उसको कंट्रोल करे और उसको गवर्न करे, उसका टेक्नोलॉजी को गवर्न करे। अगर ये चीज एक कंट्री करता है तो वो कंट्री टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी हो जाता है। देखिए, और एक चीज है टेक्निकल सॉवरेनिटी में, हम लोग हर चीज इंडिया में नहीं बना सकते, ये फैक्ट है। लेकिन कोई चीज को ओवर डिपेंडेंट भी नहीं होना है। अगर कोई चीज टेक्नोलॉजी के में ओवर डिपेंडेंट हो जाता है तो डेफिनेटली वो एक रिस्क की पार्ट में आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी के अंदर पे डिजिटल सॉवरेनिटी भी आता है, जहां पे हम लोग डेटा, सॉफ्टवेयर एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। प्लस फिजिकल हार्डवेयर जैसे कि चिप्स, डिवाइसेस एज वेल एज सैटेलाइट्स में भी आत्मनिर्भर बनना, जिसको हम लोग उसमें भी हम लोग टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी को पकड़ते हैं, उसके अंदर आता है। अब टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज डेटा प्राइवेसी। जितने हम लोग फॉरेन के एप्स पे या फॉरेन के सॉफ्टवेयर पे रिलाय रहेंगे, उतना ही एक बैकडोर वर्नेबिलिटी क्रिएट होते रहता है। फॉर एग्जांपल, आज के डेट पे इंडिया पे जो मैक्सिमम ईमेल्स हम लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम जो पॉपुलर ईमेल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, उसका सर्वर इंडिया में रहता ही नहीं, वो है ही नहीं। तो अगर बाय चांस वो कंपनी जो बाहर है, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको लगे कि इंडिया के जितने सारे बंदे हैं उस वो लोग क्या मैसेज करते हैं, डेटा निकाला जाए, उनके लिए ये डेटा निकालना बड़ा इजी है, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा उसके सर्वर पे रहता है और वो सर्वर इंडिया पे है ही नहीं, वो बाहर पे है। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का बात आ जाता है, प्लस डेटा प्रिवेसी की बात आता है कि डेटा आपका कितना अच्छा से यूज हो रहा है। इकोनॉमिक रेजिलियंस एज वेल एज सेल्फ रेजिलियंस, जिसको हम लोग आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं। अगर इंडिया में या लोकल टेक बनेगा, लोकल टेक मैन्युफैक्चरिंग होगा, इंडिया का जॉब्स बढ़ेगा। इंडिया का अगर जॉब्स बढ़ेगा तो इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर बनेगा तो इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा। जितना इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा उतना ग्लोबल पोजिशनिंग में अच्छा खासा स्टैंड होगा। तो देखिए, इसलिए आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, जियो पॉलिटिकल लेवरेज एज वेल एज स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी। कोई टेक अगर हम लोग क्रिएट करते हैं और उसको दूसरे को बेचते हैं, या बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना, तो उसके लिए भी एक अच्छा खासा इकोनॉमिकल पोजीशन बन जाता है। फॉरेन पॉलिसीज में अच्छा खासा चीज आता है। हम लोग फॉरेन पॉलिसीज में एक स्टैंड करते हैं, स्ट्रांग स्टैंड करते हैं। जैसे कि भारत 6G डिवीजन विजन, जो 6G में काम कर रहा है भारत, तो भारत का ये एक्सपेक्टेशन है कि ग्लोबल रेंज में वो 10% ऑफ ग्लोबल आईपीआर मेंटेन कर पाएगा फॉर 6G। अब ग्लोबल आईपीआर का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है क्रिएशंस ऑफ समथिंग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसा होगा कि मैंने कोई चीज बनाया है और उसको मैंने इस तरह से किया है कि लॉ, वो चीज लॉ मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो चीज मैंने बनाया है, वो मतलब कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर सकता। इसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए, आज की डेट पे जो यूपीआई है, यूपीआई एज वेल एज आधार एज वेल एज डिजी लॉकर, मैं जनरली यूपीआई में बात करूंगा। यूपीआई हो गया हमारे इंडिया में बनाया हुआ, सोलली ये इंडिया में बनाया गया सॉफ्टवेयर है, प्लस हार्डवेयर। अब यूपीआई हम लोग इतना सक्सेसफुल हो गया है कि दूसरे कंट्रीज हमारे ये सर्विसेज उनके देश पे कर रहे हैं। यूपीआई में अराउंड 20 बिलियन मंथली ट्रांजेक्शन होता है। आप सोच सकें ये नंबर कितना बड़ा है, किसका सक्सेस कितना हाई है। तो देखिए, जब अपने देश पे इतना हाई सक्सेस टेक जब होता है तो दूसरे देश हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, और उसके सर्विस अगर हम लोग वैसे सर्विस उनको देते हैं
तो वो सर्विसेज के अगेंस्ट पे हम मतलब इंडिया का ग्लोबल पोजीशन अच्छा होता है। नेक्स्ट आ गया सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस। देखिए आज के डेट पे इंडिया सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस में अच्छा खासा पीछे है। हम लोग अभी भी अच्छे खासे मतलब जो माइक्रोचिप्स हैं वो दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, जो कि फिलहाल सही नहीं है। हमारे देश पे हम उन्होंने विक्रम 32 लॉन्च किया है, डेफिनेटली आपको ये रिसेंट न्यूज में सुना दिया होगा। लेकिन विक्रम 32 जो हमने बनाया है वो अभी तक भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से या ग्लोबल रेस के हिसाब से हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोगों को और भी आगे जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया साइबर रेजिलियंस एज वेल एज डिजिटल सॉवरेनिटी। जब तक हम लोग खुद आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, साइबर रिस्क ज्यादा बढ़ते रहता है या साइबर अटैक्स बढ़ते रहता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया था, अगर आप फॉरेन कंपनीज पे ज्यादा डिपेंडेंट है, फॉरेन सॉफ्टवेयर पे, तो डेफिनेटली अगर अटैक होता है तो हम लोग वो साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हम लोग फॉरेन कंपनीज में भी डिपेंडेंट रहेंगे। इसीलिए अगर खुद का खुद का अगर टेक हो, तो अगर साइबर अटैक भी होता है तो खुद का अगर साइबर सिक्योरिटी भी होता है तो हम लोग 3D प्रोटेक्शन में आते हैं। 360 प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग हर तरह से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि खुद का बना हुआ है। हम लोग जानते हैं किस तरह से कैसे होता है, कैसे किस तरह से काम करता है। साइबर सिक्योरिटी किस तरह से बनाने से और भी अच्छा रहेगा। रिलायबिलिटी ऑन द फॉरेन कंट्रीज कम हो जाता है। स्पेस एंड कम्युनिकेशन सॉवरेनिटी, हम लोग स्पेस एंड कम्युनिकेशन सॉवरेनिटी में अराउंड 90 to 95% रिलाई अपने देश पे रिलाई होते हैं, मतलब आत्मनिर्भर हैं। दूसरे फॉरेन कंपनीज में उतना नहीं है, और उतना ठीक ठाक है, क्योंकि देखिए हर चीज आप इंडिया पे नहीं बना सकते, ये फैक्ट है। आप हर चीज इंडिया में बना के आप उसको नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ चीज आपको दूसरे देश से करना पड़ेगा, लेकिन ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सा फंडा यही है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया ए एन एल्गोरिथम सॉवरेनिटी, जो कि ब्रॉड पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के डेट पे एआई जो रेस है, ग्लोबल रेस है एआई में, देखिए ये फ्यूचरिस्टिक रेस है, फ्यूचरिस्टिक टेक है। अगर एआई, अगर आप जीत गए एआई में, तो आप फ्यूचर आपका है। आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे आपको पता चल जाएगा। आज के डेट पे यूएसए एंड चाइना compete कर रहा है। यूएसए तो टॉप में है, चाइना यूएसए को compete कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ एआई एज वेल एज एल्गोरिथम सोवर्निटी में। तो इंडिया कहाँ कौन सा पोजीशन पे है? इंडिया है, कर रहा है एआई में, आगे है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो हम लोग उसमें भी हम लोगों को अच्छा खासा पेस देना पड़ेगा, अच्छा खासा रेस आना पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इकोसिस्टम हम लोग के पास उतना नहीं। देखिए हम लोग के पास भी चैलेंजेस बहुत सारा है, तो वो चैलेंजेस को ओवरकम करके हम लोग वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, वीक इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। हम लोग के पास सेमीकंडक्टर क्रिएट करने के लिए इकोसिस्टम है ही नहीं, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू टेस्टिंग। वो इकोसिस्टम बन रहा है, लेकिन हम लोग का पेस बहुत स्लो है, और भी स्पीड अप होना पड़ेगा। स्किल अप एज वेल एज ब्रेन ड्रेन, जितने सारे हमारे जो टॉप टैक्स है, टॉप ब्रेन्स है, वो दूसरे कंट्रीज में या हाई डेवलप कंट्रीज में चले जाते हैं फॉर लग्जरियस लाइफ या हाई सैलरी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो टॉप माइंड्स इंडिया में हो, तो एआई, चिप डिजाइन एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लो आर एन डी इन्वेस्टमेंट, आर एन डी का मतलब हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे इंडिया में अभी तक भी आर एन डी इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है एज कंपेयर टू यूएसए एज चाइना। एआई पे और दूसरे चिप डिजाइन पे उन लोग आर एन डी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया पे बहुत कम है एज कंपेयर टू यूएसए एंड चाइना। अगर वो बढ़ता है तो डेफिनेटली, अगर आर एन डी में भी सुधार होता है, तो हम लोग भी टेक्नोलॉजिकली भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट इज इनसफिशियंट। लोकल स्टार्टअप्स, जो टेक्निकली स्टार्टअप्स जो करना चाहते हैं, वो अभी तक भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फॉरेन वेंडर को आगे बढ़ने के लिए, अप्रोच करने के लिए फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग सम गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और ये वगैरह वगैरह, जो कि ठीक होने के रास्ते पे है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हाउ इंडिया कैन मूव फॉरवर्ड? फर्स्ट, डेवलप डीप टेक इकोसिस्टम। हम लोग को एक इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम मतलब, अगर हम लोग चिप डेवलप कर रहे हैं, अगर एआई डेवलप कर रहे हैं, तो एआई के लिए चिप चाहिए होगा। तो चिप का फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोसेसिंग, जैसे कि हम लोग फैब्रिकेशन बोलते हैं, फैब्स जिसको बोलते हैं, तो वो फैब्स बिल्डअप करना, क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे बढ़ना, एआई में आगे बढ़ना, आर एन डी में आगे बढ़ना,
फिर R&D में इन्वेस्टमेंट होना, तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें और भी हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हो गया सवर्निंग इन क्लाउड एंड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग इस पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू ग्लोबल रेस हम लोग थोड़े पीछे हैं। नेशन वाइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है इंडिया पे, लेकिन है, लेकिन उतना नहीं है। हम लोग को और भी चाहिए फॉर मोर कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग और भी परफॉर्मेंस बेस्ड कंप्यूटिंग के लिए ये सब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। थर्ड आ गया सोवरिंग साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हमारा यहाँ पे होना भी जरूरी है। डिटेक्शन ऑफ साइबर अटैक्स, AI, डिजिटल फॉरेंसिक और भी बहुत सारा चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे डेवलप करना बाकी है। एक बार अगर हम लोग यहाँ पे डेवलप करते हैं तो हम लोग ग्लोबल पोजीशन में भी अच्छे खासे पोजीशन में रैंक करेंगे। तो आज का वीडियोस यहाँ रखते हैं और डेफिनेटली आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे बताइएगा। और मैं एक क्वेश्चन आपको पुट करता हूं कि अगर इंडिया फुल सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी में आ जा रहा है या इंडिपेंडेंस में आ जा रहा है तो कौन सा सेक्टर बहुत बूम करेगा? फर्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी, सेकंड, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड थर्ड, डिजिटल फाइनेंस सिस्टम। और क्यों करेगा? ये तीनों में से कौन सा सेक्टर बूम करेगा और क्यों करेगा? कमेंट में आपका आंसर जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आप जरूर आंसर देंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। नोटिफाई बेल बटन दबा दीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा दूसरा को, अगर लगे कि मेरा वीडियोस इंफॉर्मेटिव है। दूसरे को भी थोड़ा नॉलेज दीजिए रिगार्डिंग अपने देश के बारे में। चलिए आज के लिए वीडियो ऐसे यहाँ रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।